गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन विषय पढ़ा रही हूँ। पर्यावरण अध्ययन में हमने कुछ पॉइंट्स तो कवर कर लिए हैं और आज का जो टॉपिक है वो नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत ही है। वो है भूमि संसाधन यानी लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज यानी भूमि पर जो जो भी संसाधन, जो जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो लैंड रिसोर्सेज हैं। और पृथ्वी पर या फिर प्रकृति के द्वारा, पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के अंदर कोई भी जो पदार्थ या वस्तुएं या फिर कोई भी चीज जो प्रकृति में पाई जाती है वो मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। मतलब प्रकृति में भी, पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे, भूमि पर जहाँ भी जो भी पदार्थ, भले वो खाने योग्य हो, खनिज पदार्थ हो, और भी कोई चीज हो, तो पहनने का, खाने का, मतलब जो भी मनुष्य के उपयोगी है, तो कोई भी पदार्थ या वस्तु भूमि पर या तो पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर और प्रकृति में पाई जाती है वो सभी मानव के लिए वो उपयोगी होती है और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रत्येक मनुष्य से रिलेटेड होती है। मतलब भले ही वो डायरेक्ट उससे प्रत्यक्ष रूप में काम आ रही हो या परोक्ष रूप में काम आ रही हो, तो ये सभी जो चीजें पाई जा रही हैं प्रकृति में, वो जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं मनुष्यों के लिए। और वो सभी वन, जल, खाद्यान्न, खनिज, ऊर्जा, ये सभी संसाधन प्रकृति में है और ये सभी भूमि पर पाए जाते हैं। इसलिए भूमि संसाधन जो है वो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होता है। फिर यदि हम एक भूमि को एक संसाधन के रूप में अगर हम बात करते हैं तो भूमि एक संसाधन के रूप में कि सिर्फ एक रिसोर्स है, एक रिसोर्स होते हुए भी उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। मतलब भूमि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत। और भूमि जो है वो समतल हो सकती है, पर्वतीय हो सकती है, उपजाऊ हो सकती है, बंजर हो सकती है, किसी भी प्रकार की भूमि हो सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भूमि संसाधन ही होता है मानव के लिए। अगर हम इसका महत्व देखें कि इंपॉर्टेंस क्या है भूमि संसाधन की, तो इसका महत्व ये है कि भूमि पर मानव सभ्यता का विकास हुआ है, पहले भी हुआ है और अभी भी हो रहा है। तो मानव सभ्यता का विकास भूमि पर होता है। फिर जो आवासीय क्षेत्र होते हैं मानव के लिए वो भी भूमि पर ही बनाए गए हैं। और मनुष्य को जो भोजन की जरूरत होती है, किसी भी प्रकार की भोजन, अगर वो वनस्पति की बात करते हैं तो वो भी भूमि पर ही एग्रीकल्चर के द्वारा बनाए जाते हैं। जो भूमि पर हम एग्रीकल्चर कार्य करते हैं, कृषि उत्पादन कार्य करते हैं, तो उससे हमको भोजन मिलता है। उसके अलावा अगर हम सोचें कि अंडा, मीट, मांस, मछली, कुछ और चीजें, दूध, तो वो पशुओं से प्राप्त होता है, तो पशु भी भूमि पर रहते हैं। मतलब इसका महत्व ये है भूमि का कि मानव सभ्यता वहीं हो रही है, मानव वहीं रह रहा है, मानव को रहने के लिए आवास भी वहीं मिल रहा है और उसके भोजन का जो रिसोर्स है वो भी भूमि है। भूमि से ही वनस्पति, जंतु वगैरह सब चीज मिलती है और एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा भूमि पर होता है। और उसमें भी जो मिट्टी होती है, और मिट्टी में भी जो सबसे ऊपरी परत होती है वो फर्टाइल, मतलब उसकी फर्टिलिटी, मतलब वो उपजाऊ भूमि होती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये मेन होते हैं किसी भी मनुष्य के लिए। तो रोटी मीन्स भोजन, वो हमको भूमि से मिल रहा है। फिर उसके अलावा मकान, वो भूमि पर बनते हैं, तो भूमि ही बेस होती है। और अगर हम कपड़े की बात करते हैं तो वस्त्र भी वनस्पति या जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं, तो उसका आधार भी भूमि ही होते हैं। अगर आप सिल्क लेते हैं तो कीड़ों से प्राप्त होता है, वुल लेते हैं, ऊन, तो भेड़ों से प्राप्त होता है। और अगर कॉटन, लिनन, ये सब लेते हैं तो वो वनस्पति, मतलब कॉटन के जो पेड़ होते हैं
उनसे प्राप्त होता है। मतलब कुल मिला के भूमि पर रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य के लिए जरूरी है और वहीं मनुष्य रहता है। और मनुष्य का जो जीवन शैली है उसको निर्धारण जो करता है वो भी प्राकृतिक संसाधन ही करते हैं। और कौन से प्राकृतिक संसाधन है? वही वेजिटेबल है, मतलब सारा वन जीव, वेजिटेशन, सारा वनस्पति, जंतु, प्रकृति, सौंदर्य, सब चीज किसी भी मनुष्य की जो जीवन शैली होती है उसको निर्धारित करती है। उसका जो वे ऑफ लिविंग, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, ये कैसा होना चाहिए, ये सब जो है वो प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो निर्धारित करते हैं। और सभी प्राकृतिक संसाधन भूमि पर, लैंड पर पाए जाते हैं। इसलिए लैंड रिसोर्स, भूमि संसाधन सबसे इम्पोर्टेंट होता है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। अब इसी के अंतर्गत एक और पॉइंट है भूमि अवनयन या भूमि निम्नीकरण या फिर लैंड डिग्रेडेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन किसे कहते हैं? अगर हम अभी हमने भूमि की बात की कि लैंड जो होती है, भूमि जो होती है, वो एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट घटक होता है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसमें भूमि में भी जो सबसे ऊपरी सतह है वो सबसे उपजाऊ होती है और वो पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी होती है। सबसे ऊपरी परत वो उपजाऊ होती है। और उसके अलावा जो जैविक समूह है, जल, वायु, खनिज, ये सब मिलकर और मिट्टी यानी मृदा का निर्माण करते हैं। और वो मृदा जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, उपजाऊ होती है और मनुष्य के विकास और मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी, यूजफुल होती है। लेकिन क्या होता है कि ये जो मृदा का निर्माण है उसमें या तो कोई नेचुरल रिसोर्स, या तो कोई नेचुरल रीजन होते हैं या कोई मैनमेड रीजन होते हैं। या तो कोई प्राकृतिक कारण हो गया या कोई मानव जनित कारण हो जाता है, जिससे कि भूमि जो है उस पर मिट्टी के जो गुण होते हैं वो कम हो जाते हैं। मिट्टी के गुणों का ह्रास होना मतलब कम होना, लॉस हो जाते हैं मिट्टी के गुण। और अगर भूमि पर मिट्टी के गुण कम हो जाते हैं तो उसे हम भूमि अवनयन या भूमि निम्नीकरण या लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। लैंड डिग्रेडेशन अभी मैंने बताया कि दो कारण से हो सकता है, या नेचुरल या मैनमेड। तो पहला हम लेते हैं प्राकृतिक यानी नेचुरल। और प्राकृतिक कारण कुछ ऐसा होता है मिट्टी को निम्न करने का कि अगर बाढ़ आ जाती है या तेज वर्षा होती है, कोई भी रीजन हो, उस रीजन से अगर जल बहुत तेज गति से आता है तो मिट्टी को बहा के ले जाता है या ऊपर की मिट्टी हटा देता है, उपजाऊ मिट्टी, तो मिट्टी का मतलब मृदा का निम्नीकरण हो जाता है। या फिर वायु बहुत तीव्र वेग से आती है, बहुत तेज हवा आती है तो ऊपर की उपजाऊ भूमि को, उपजाऊ मिट्टी को ले जाती है और बाकी बची हुई जो मृदा है वो निम्न गुणों की होती है, तो ऊपरी परत हट जाती है। या फिर कई बार भूकंप आते हैं, तो भूकंप आने से जो उपजाऊ मिट्टी, जो ऊपर की मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी वो दब जाती है और ऊपर जो है वो पत्थर वगैरह हो जाते हैं। उसके अलावा एक पॉइंट है सूखा। अगर ड्रॉट पड़ता है, सूखा होता है, तो पानी तो उड़ गया लेकिन उसके अंदर जितने भी खनिज लवण हैं वो उसी के अंदर रह जाते हैं। तो सूखा पड़ने से मृदा में, मिट्टी में लवणीयता, सैलिनिटी बढ़ जाती है। लवण जो है सोडियम वगैरह, सोडियम फास्फोरस, तो लवणीयता बढ़ जाती है और फिर उसे हम लैंड डिग्रेडेशन या भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। उसके अलावा मरुस्थलों का अगर विस्तार होता है तो वो भी लैंड डिग्रेडेशन का कारण है, क्योंकि जब मरुस्थल बढ़ जाते हैं तो जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो दब जाती है रेत के नीचे, ऊपर रेत आ जाती है। तो ये सारे जो हैं वो नेचुरल रीजंस हैं मृदा को निम्नीकरण करने के। उसके अलावा जो मैनमेड रीजंस हैं, जो मानव जनित कारण हैं वो कुछ अलग हैं। मानव जनित में हम देखते हैं कि जनसंख्या की दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण होता जा रहा है, उद्योगों में विकास हो रहा है, नगर का विकास होता जा रहा है, डेवलपमेंट कार्य होते जा रहे हैं।
तो इन सब चीज़ों के कारण लैंड डिग्रेडेशन जो है वो हो जाती है, मृदा के गुणों में कमी आ जाती है। और इन सब के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं जिससे कि वन विनाश हो जाता है। तो वन विनाश, वनों के विनाश होने से क्या है कि जो मृदा जो है वो निम्न स्तर की हो जाती है, या अतिचारण अगर होता है तो भी लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, या फिर नए बांध का निर्माण हो रहा है, नहरों का निर्माण हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो इन सब से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। क्योंकि जैसे बांध वगैरह निर्माण कर रहे हैं और जल का एकत्रण हो गया और वाटर लॉगिंग अगर हो गई, बहुत ज़्यादा पानी वहाँ भरा हुआ है, तो फिर वहाँ सैलिनिटी यानी लवणीयता बढ़ जाती है, और लवणीयता बढ़ने से भी लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। उसके अलावा जब हम फसलों को अच्छा करने के लिए, क्रॉप्स को अच्छा करने के लिए बहुत सारा फर्टिलाइजर छिड़कते हैं, तो बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर डालने से भी वहाँ की मिट्टी या तो एसिडिक या बेसिक हो जाती है, या तो वो अम्लीय हो जाती है, और या फिर उसमें क्षारीयता हो जाती है। उसके अलावा बहुत अधिक प्रदूषण होते हैं, और उन प्रदूषणों के कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। और उन प्रदूषणों में जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है खनन। अगर खनन कार्य होता है तो भूमि खराब हो जाती है, केमिकल्स बहुत यूज करते हैं तो भूमि खराब हो जाती है, और घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा या फिर नगर पालिका का कचरा, ये भी अगर सही तरीके से उनका निस्तारण नहीं हो, डिस्पोजल नहीं हो, तो भी लैंड डिग्रेडेशन का कारण हो सकते हैं। भूमि संसाधन में ही एक और पॉइंट आज हम कवर कर रहे हैं, वो है मानव जनित भूस्खलन, मैन इंड्यूस्ड लैंड स्लाइड्स। मानव जनित भूस्खलन जो है वो क्यों कहा गया? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे भूस्खलन किसे कहते हैं, यानी लैंडस्लाइड किसे कहते हैं। एक बड़ी चट्टान या फिर भूमि का एक बड़ा भाग खिसक कर या टूटकर अलग हो जाता है, तो हम इसे भूस्खलन या लैंडस्लाइड कहते हैं। मतलब भूस्खलन किसे कहेंगे? एक बड़ी चट्टान या भूमि का एक बड़ा भाग या तो खिसक जाता है या टूटकर अलग हो जाता है, तो हम भूस्खलन, लैंडस्लाइड उसको कहते हैं। लैंडस्लाइड जो है वो किसी भी कारण से हो सकता है, प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं और मानव जनित कारण भी उसके हो सकते हैं। और उसमें जैसे अभी बताया कि प्राकृतिक और मानव जनित कारणों में कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे वनों के विनाश के कारण भी भूस्खलन हो सकता है, बांध निर्माण, जलाशय निर्माण, उसके कारण भी लैंडस्लाइड्स हो सकती है, सड़कों के निर्माण, सुरंगों के निर्माण, खनन कार्य, इन सबको करने से भी लैंडस्लाइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक हो सकती है। लेकिन लैंडस्लाइड्स जो है वो अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, और भारत के पर्वतीय क्षेत्र मेनली कुमायूं भूस्खलन क्षेत्र और दक्षिण भारत क्षेत्र और पश्चिमी घाट क्षेत्र, इन क्षेत्रों में, भारत के इन क्षेत्रों में ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती है। और अगर नेचुरल और मैनमेड रीजंस ज़्यादा होंगे तो और ज़्यादा लैंडस्लाइड होगी। तो लैंडस्लाइड को हम रोक सकते हैं, लेकिन जो ये उपरोक्त कारण हैं उनको अगर हम नियंत्रित करें, किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत अगर कंट्रोल हो जाए इस पे, खनन कार्य पे, बांध, जलाशय, सड़कों निर्माण, सुरंगे, इन सब पे थोड़ा बहुत अगर कंट्रोल हो जाएगा तो लैंडस्लाइड्स जो है वो कम हो सकती है। तो इस तरह से ये भूमि संसाधन में कुछ पॉइंट्स थे, और इसके आगे का मैं नेक्स्ट मेरे लेक्चर में लूंगी। थैंक यू।